अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि एक बार वहां मेरठ की रैली में मंच पर अरुण गोविल बोल रहे हैं, थोड़ा सा सुन ले अरुण गोविल को भी, लोगों की दिलचस्पी है। अरुण गोविल। परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। उनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। उनके सामने शब्द छोटे पड़ते हैं। मैं आपको रामायण का एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। रामायण में एक दिन गुरु वशिष्ठ के सामने श्री राम, जो नवयुवक अवस्था में थे, वो बैठे हुए थे, थोड़े दुखी थे। गुरु वशिष्ठ ने उनसे पूछा कि राम, क्या समस्या है? और श्री राम ने कहा, मैं देख रहा था पेड़ के पत्तों को, हवा चलती है और अचानक गिर जाते हैं, हवा चलती है और अचानक जो फल है वो गिर जाते हैं। जीवन कितना क्षणिक है। तब गुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा कि हाँ, जीवन क्षणिक होता है, लेकिन उन क्षणों में भी व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो अपना इतिहास बना दें। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने इन्हीं कुछ पलों में इतिहास बना दिया है और आगे भी और इतिहास बनने बाकी हैं। उन्होंने इतिहास बना दिया देश में, विश्व में। और ऐसे ही नहीं, अपनी विरासत को कायम रखते हुए, अपनी संस्कृति को कायम रखते हुए, और न केवल कायम रखते हुए, उसे बढ़ाते हुए, विरासत के साथ विकास, ये एक ऐसा उदाहरण है जो कहीं देखने को नहीं मिलता। आप जो अरुण गोविल के पीछे गड़गड़ाहट थोड़ी सुन रहे थे आवाज की ना, वो नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है मेरठ में, उसकी आवाज आप सुन रहे। तो अभी इंडिया गठबंधन की रैली खत्म हुई है मेरठ में, अब एनडीए की रैली शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री पहुंच गए उस सभा स्थल पर, थोड़ी देर में आपको वो मंच पर दिखाई देंगे। अभी अरुण गोविल जो मेरठ से उम्मीदवार हैं, रामायण सीरियल के पात्र थे भगवान राम के, वो बोल रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ का वहां भाषण होगा और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। इससे पहले विपक्ष के सारे नेताओं ने अपनी अपनी बात कही। प्रियंका गांधी ने सबसे आखिर में भाषण दिया, यह भी एक नोट करने वाली बात है। कई बार रैलियों में क्या होता है कि जहां बहुत सारे नेता हो तो जो सबसे बड़ा नेता होता है उसको अंत के लिए रखा जाता है, लेकिन यहां ऐसी कोई मुझे तो नहीं सिस्टम दिखाई दिया, क्योंकि प्रियंका गांधी तो ऑब्वियसली यहां सबसे बड़ी लीडर नहीं थी, तो उनको सबसे आखिर में बुलवाया और अब उनके भाई उनसे पहले बोल गए। सोनिया गांधी मंच पर थी, लेकिन सोनिया गांधी बोली नहीं। सोनिया गांधी के आने का एक मैसेज ये था कि भाई हमारा सबसे जो सीनियर लीडर है वो भी आया है। और सोनिया गांधी अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, अब तो राज्यसभा से वो चली गई हैं संसद में, तो उनका भी वहां स्टेज पर आने का मतलब एक मकसद था। जो बात अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि इन सब का जो संदेश गया वो एक तो यही है कि भाई सब लोग लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन एकजुटता का जो संदेश जाना चाहिए था वो केवल हाथ उठा देने से एक दूसरे का पकड़ करके नहीं जाता है। वो जब इलेक्शन लड़ते हैं वो तब जाता है, और वो नहीं कर पा रही है इंडिया गठबंधन की सेना, वो करती हुई हमको दिखाई नहीं दे रही। राहुल जी देखिए, बड़ा सिंपल सा है। जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे ना, वो कोई चिपकते नहीं है, क्योंकि इतिहास ये नहीं कहता है। आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप तो यूपीए के दौर में बहुत कुछ देखते थे। एमएस गिल की बात कर लीजिए, जो कांग्रेस इलेक्शन कमिश्नर होते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर गए बाद में। आप अशोक लवासा की बात कर लीजिए, तो आरोप नहीं थे। नहीं, एक बार मुझे याद है, नवीन चावला भाई, नवीन चावला के बारे में क्या इल्जाम लगता था आपको मालूम है व्यूअर्स? इल्जाम ये लगता था कि इलेक्शन कमीशन की चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर गायब हो गए, और फिर पता ये चला कि वो कहीं बाहर जाकर फोन पर, मतलब मजाक में तो लोग कहते हैं बाथरूम में जाकर फोन पर वो मैसेजेस लेते थे। तो जब आप बात ऐसी देखिए, जब आप बात ऐसे आज पहली बार इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लग रहे हैं, ऐसा नहीं, उस दौर में तो ये सब बातें कही मैं कह रहा हूं, जब ऐसी बातें हुई हैं तो आप अपना दौर याद करिए कि कैसी कैसी आरोप लगे थे। तो क्या हम मान लें कि तब ये आरोप सही, तब अंपायर फिक्स था? दूसरी बात ये कि अगर हो जाए ऐसा, मैं मान रहा हूं ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर हो जाए कि 400 सीटें नहीं आई बीजेपी एनडीए गठबंधन की, तो क्या आप मान लेंगे कि अच्छा अब जो है फिक्सिंग खत्म हो गई थी? तो ये बड़ी अजीब अजीब बातें। इलेक्शन कमीशन ने अपना जो काम है उसको बड़े सालों से, दशकों से बहुत प्रॉपरली किया है, और उसी के कारण जो है
जो रिजल्ट्स तो आते अब हैं सर जहां पे बहस भी हारते नहीं हैं। रहेगी इस बात में कि तो इस पर इसलिए चर्चा ये बड़ी करेंगे, अजीब कितनी बातें चर्चा हैं। करें इस बात पर। दुनिया लेकिन के 40 देशों को हमारा चुनाव आयोग जाकर प्रशिक्षित करता है कि आप चुनाव कैसे बॉटम लाइन ये सही है कि नहीं कि राहुल गांधी ने आज चुनाव से पहले बिल्कुल हार स्वीकार कर ली? मुझे लगता है कि हार उन्होंने ये स्वीकार कर ली। संदेश दे दिया कि हम हारने वाले हैं। और वैसे भी जिस तरह का पिछले दिनों में राहुल गांधी जो हैं 10 दिनों से मेरे ख्याल से दिखाई नहीं दिए, नहीं दिखाई दी उन्होंने तो- अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म की, तो उसके उसके बाद बाद से दिखाई नहीं दिए। तो मैं तो ये पहले से कहता हूं कि राहुल गांधी जो है रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो ऐसे में जब ऐसा नेतृत्व आपको कांग्रेस का मिल रहा हो तो कांग्रेस से क्या अपेक्षा हम कर सकते हैं, ये साफ दिखाई देता है। और इलेक्टोरल कांग्रेस बॉन्ड का पर- मुद्दा भी उठा है, प्रियंका गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया है। देखिए, तो वो ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड में जब जांच होगी एक तो आरोप सभी में की दम जांच हो है, जानी देखिए एक आरोप में दम है। 3,500 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है। अब चुनाव में अब ये सब ये तो मुझे फिर मुझे ये तो इनकम नहीं टैक्स समझ का में आ रही देखिए, बात। मुझे इनकम टैक्स का नोटिस आया था 2015-16 का, तो क्या कहूं कि अच्छा जो सरकार जो है ये करवा रही है। नहीं, भाई, चुनाव में इलेक्शन- रिकवरी भेज रहे हो आप यार 3,500 करोड़ क्यों रुपए की, भैया, क्या बात है? अगर आपने अपने जो अकाउंट्स हैं उनका अगर टैक्स जो है रिटर्न नहीं भरा है, सारी तो क्या कार्रवाई करें? इलेक्शन के बीच में होगी। नहीं, तो अब हो रही है तो ठीक है भाई, आपने नहीं ये किया ना। समझ में आने वाली सर, देखिए, ये बड़ी नहीं समझ में आने वाली सिंपल बात सी है। बात है, आपने अगर कोई काम नहीं किया है तो वैसे भी मैं आपको बता दूं ये इस कारण नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन को नहीं, सॉरी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको बाकायदा निर्देश हैं कि आप सारे अपने पेंडिंग पिछले मामले जो है क्लियर करिए। और इसी कारण से इन्हीं को नहीं, देश में बहुत सारे लोगों को जो है नोटिस पार्टियों में तो ये कांग्रेस को ही जा रहा है ना। नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने फाइल नहीं किया होगा। अब हमें नहीं पता बाकी पार्टियों ने फाइल किया कि नहीं किया। और नहीं, उसका लेकिन क्लैरिफिकेशन आया है तो- कि 31 मार्च ही क्यों, 31 मार्च से पहले उनको ये पूरा क्लियर करना था। और ये बहुत दिनों से चल दूसरी रहा है, अभी बात, से नहीं चल रहा, ये पिछले 3 सालों से ये अभियान चल रहा है इनकम टैक्स का। कि अरे, आपको एक clear करना। इंपॉर्टेंट बात छूट गई। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में भगवान राम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम जब अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे, हक के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे थे, तो उनके पास कोई सत्ता नहीं थी, उनके पास कोई सेना नहीं थी, उनके पास तो रथ भी नहीं था, रथ भी रावण के पास था, तब भी वो लड़े और जीते। मतलब उन्होंने बता दिया कि सामने रावण की सेना है और हम हैं भगवान राम की सेना। रागी जी, देखिए दिक्कत तो ये है कि वो तुलना गलत कर गए हैं। क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो आज ये सारे अपने मंच पर खड़े थे, सारे इस मंच पर सुशोभित हो रहे थे। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता था कि जिस प्रकार से रैली का आयोजन किया गया था, कोई बड़ा नैरेटिव यहाँ से निकल करके आया गया। बहुत उम्मीदें लग रही थी कि यहाँ से कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, बहुत ऐसी बातें जो मुझे लगता है कि जो चुनाव को प्रभावित कर सके। किसी भी नेता ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिससे लगे कि वो चुनाव को प्रभावित कर दे। दूसरी बात, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, चाहे वो अन्य मुद्दा हो, जाति जनगणना की बात सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ने उठाई। और उसको सब अपने अपने, देखिए अब भूल मजेदार गए, बात कोई है, नहीं बोल रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि मजेदार बात है। आपने देखा होगा कि हिमाचल से आनंद शर्मा ने विधिवत एक पत्र लिखा राहुल गांधी को और कहा कि ये कांग्रेस की परंपरा के अनुरूप नहीं है। राहुल, आपके दादी माँ और आपके पिताजी ने इसका निषेध किया उनकी था। आत्माओं को कष्ट हो रहा होगा। उनकी आत्मा को कष्ट हो रहा होगा। मुझे एक ऐसी तुलना लगी कि जैसे कोई एक समारोह होता है और विभिन्न प्रकार के पंथ आते हैं और वो सब आशीर्वचन अपने अपने मंत्र से करके चले जाते हैं। सारे जितनी पॉलिटिकल पार्टियां आई यहाँ से सब अपने अपने घर को निकल गए हैं। ये इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं थी। एक वहां पर इकट्ठा हुए जरूर, लेकिन जो टीम होता है, टीम नहीं दिख रही थी।